नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास कार्य केदारनाथ में किए गए हैं उनको गति देने में अपना सहयोग करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र और झारखंड की जनता से भी अपील करते हुए कहा है कि मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार का सहयोग करें। अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और अनवरत विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री बाबा केदार धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। केदारपुरी में और श्री केदारनाथ विधानसभा में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। मैं वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाएं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से पहली बार किसी चुनाव में 75% पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं निर्वाचन ड्यूटी में तैनात 205 गाड़ियों की जीपीएस से निगरानी भी की जा रही है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 90,875 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। केदारनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने अगस्त मुनि के भड़च पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला है और सभी से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने ऊखीमठ के सारी गांव के केंद्र पहुंचकर मतदान किया है। वोटिंग के दौरान दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह का उपचुनाव अभी जारी है? क्या माने कितनी प्रतिशत अभी तक मतदान हो चुके हैं? जी विशाल, केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है और लगातार सुबह से ही जो है लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। अगर 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक 17.69% मतदान जो है केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर हो चुका है। अगर वोटों में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो यानी कि 16,000 वोट 11 बजे तक जो है वो केदारनाथ विधानसभा सीट पर पड़ चुका है। ऐसे में अभी जो है जिस तरीके से लगातार दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी मतदान किया है और दोनों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर जो है वो आए हैं। और लगातार क्योंकि मुख्यतः जो मुकाबला दोनों ही दलों के बीच में देखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी या भाजपा, इन दोनों ही दलों के बीच में जो है सीधे तौर पर मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर 6 प्रत्याशी मैदान में है और 6 उम्मीदवारों की किस्मत जो है आज ही कैद हो जाएगी और इसके बाद जो है 23 नवंबर को मतगणना होगी और तब जाकर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर केदार घाटी की जनता ने किसे अपना साथ दिया है और किसे जो है केदार घाटी की जनता ने वो चुना है। हालांकि दोनों ही दल, अगर केदारनाथ विधानसभा सीट पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल मात्र शक्ति को लेकर जो है जीत का दम भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिला कैंडिडेट को वहां पर उतारा है। आशा नोटियाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ने जो है मातृशक्ति का ध्यान रखा, महिला को टिकट दिया, मातृशक्ति उनका साथ देगी और महिला वोटर केदारनाथ सीट पर अधिक है, करीब 45,000 से के अधिक जो है महिला वोटर हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी तमाम जो है उठा रही है कि जिस तरीके से महिलाओं का अपमान हुआ, जिस तरीके से महिला अपराध में उत्तराखंड व हिमालयी राज्यों में पहले नंबर पर है, तो ऐसे में ये तमाम चीज जो है इसको लेकर मातृशक्ति भी ये जान चुकी है कि
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से मानते, इस तरीके की कांग्रेस पार्टी भी जो है आरोप भाजपा पर लगा रही है। तो ऐसे में अब दोनों ही दलों में से मातृशक्ति किसका सपोर्ट करती है या केदारनाथ की जनता किसे अपना समर्थन देती है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। और हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरीके से मतदान हो रहा है कि 50% से अधिक मतदान जो है वो केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव पर जो है वो देखा जा सकता है। हालांकि हर 2 घंटे बाद जो है आंकड़ा सामने आता है कि कितना मतदान हुआ है, और अभी भी आंकड़ा जो है वो आने ही वाला है। लेकिन अभी जिस तरीके से शाम 5 बजे के बाद ही तमाम चीजें जो है स्पष्ट होगी कि आखिर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कितना मतदान जो है इस बार वो हुआ है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि जिस तरह से जनता का रुझान मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी जीत हासिल ही करेगी। उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद सिर्फ बीजेपी को ही मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता ने यह दावा भी किया है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी की जीत होगी। केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुए हैं, विकास के काम जो हुए हैं, उनको देख करके केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने वाली है। जिस प्रकार से माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से योगी जी का जो नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का काम कर रहा है, जिससे सारे के सारे समाज के लोग, सारे के सारे धर्मों के लोग योगी जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गंगवार ने विकासखंड अगस्त मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्थित पिंक बूथ का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। उन्होंने बताया है कि उपचुनाव के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मत का उपयोग करने की भी अपील की गई है। विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए हैं जिसमें दिव्यांग, महिला बूथ, युवा और यूनिक बूथ शामिल हैं। केदारनाथ विधानसभा में चल रहे उपचुनाव में पूरे प्रदेश में नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस मुख्यालय से वॉर रूम में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने चुनाव का अपडेट लिया है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए यशपाल आर्य ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव इस बार कांग्रेस के पक्ष में है। जो हम फीडबैक ले रहे हैं, जिससे हमारे जो मतदान केंद्रों में हमारे साथी पोलिंग बूथ एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे जो हमने फीडबैक लिया है, एक बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है कांग्रेस के पक्ष में, और भाजपा के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा भी है, सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन केंद्र का ऋण चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। और ये आज मतदान जो हो रहा है, बीजेपी के राजनीतिक मंचों से ये सुनने को मिलता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे होगा। खुद सीएम भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में पहले पायदान पर हो, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहीं मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पलीता न लगा दे, ये सोचने का भी विषय है। दरअसल बीते रोज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारत रहे और केवल 2 से 3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हो गई। वहीं बीजेपी संगठन भी अब अधिकारियों को इस बात की नसीहत दे रहा है कि सीएम का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को मेहनत करनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी की समय निर्धारण किया गया है और सभी की समय
विधि भी है कि वो अपने समय पर जाकर के समस्याओं का समाधान भी करें और बैठकों में अपना पूरा समय भी दें। और मुझे लगता है कि कहीं पर अगर कोई बिजी है, कोई अधिकारी अगर वो नहीं जा पा रहा है, तो दोबारा भी समीक्षा बैठक में उनको जाने के लिए आदेशित होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सभी अधिकारियों की बैठक भी लेते हैं, समीक्षा बैठक भी लेते हैं, और प्रमुख सचिव भी हमारे जो है बैठक लेने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को भी। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रीपेड मीटर घर घर लगाकर लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों की जेब को खाली करने का काम भी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इससे गरीबों की जेब पर बोझ पड़ेगा और प्रीपेड मीटर लगाने से लोगों का पूरा बजट खराब हो जाएगा। वहीं उपचुनाव को लेकर विधायक ने मनोज रावत की जीत का भी दावा किया है। प्रीपेड मीटर उत्तराखंड पे दस्तक दे चुका है और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आम जनमानस के बारे में बिना सोचे, उनकी कठिनाइयां जिनका वो सामना करे उनके बारे में बिना सोचे हुए राज्य की सरकार तुगलकी जो अडानी मीटर है इसको हर घर में लगाने का प्रयास करेगी। प्रीपेड मोबाइल की तरह पहले प्रीपेड बिजली के मीटर में पैसे जब इंसान डालेगा तब घर की बिजली चलेगी। अभी क्या करता है इंसान, 6 महीने को जैसे टूरिस्ट सीजन होता है उस सीजन में अर्थव्यवस्था यहाँ की उस पर निर्भर है, उन 6 महीनों में पैसा एकत्रित करता है, फिर अपना बिजली का बिल चुका देता है। अभी लोग समझ नहीं पाए, मैंने केदारनाथ चुनाव में भी वहां पे गांव में जो जनसभाएं की। संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से विरोध किया जा रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर? देखिए विशाल, बताना चाहूंगा, जब से ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का जो सिलसिला जारी हुआ, इसके लगातार विरोध का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते आज जो हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हरदेश ने भी आज अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा, साफ तौर से कहा कि ये जो प्रीपेड मीटर जो राज्य सरकार लगा रही केवल अडानी को बढ़ावा देने, उनके पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए लगा रही है, क्योंकि इसके लग जाने से आम जो है नागरिक उसकी जेब पर असर पड़ेगा। क्योंकि जो बिल आता था 1 महीने का आता था और इंसान अपना जुगाड़ सुगाड़ करके उस बिल को भर देता था, लेकिन अब रिचार्ज पहले कराना होगा, उसके बाद आपको बिजली मिलेगी। तो इससे इंसान कहाँ से या अपना परिवार पालेगा, बच्चे पढ़ाएगा, या मकान का किराया देगा, या बिजली का बिल देगा। तो इससे उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस प्रीपेड मीटर का जोरदार विरोध करेगी। साफ तौर से कहा, ये किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में लगने नहीं देगी। जी, तो ऐसे में क्या माने, क्या स्थानीय लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं? जो प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल आएगा ये पहले हमको पे करना होगा, लेकिन जो बिल आता है वो हमको बाद में आता है, हम पे कर देते हैं आसानी से। लेकिन अब जो रिचार्ज हमको कराना होगा तब हमको बिजली मिलेगी। तो इंसान की जेब में पैसा है नहीं, अगर वो रिचार्ज निकलाएगा तो उसका घर अंधेरे में रहेगा। तो जो सरकार की योजना है सबके घर में रोशनी हो, तो वो योजना कहाँ रही थी? जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के गुरु रविदास विश्व महापीठ पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा है। महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने आरोप लगाया है कि कुछ तथाकथित लोग महापीठ को राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच की भी मांग की है। सुरेश राठौर ने स्पष्ट किया है कि महापीठ एक सामाजिक संगठन है और इसे किसी भी सूरत में राजनीतिक हितों का साधन नहीं बनने दिया जाएगा। तहसील हरिद्वार के अंदर वो श्री गुरुद्वारा विश्व महापीठ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, मेरे नाम से पंजीकृत है और इसी के आधार पर उस टॉयलेट एटीजी उसका कार्यालय ये सब पंजीकृत है और अनेकों कार्यक्रम उसके माध्यम से हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 102 करोड़ की लागत से सागर के अंदर रविदास जी का मंदिर, उसमें मुझे मुख्य आचार्य बनाया। 22 करोड़ की लागत से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय सैनी जी ने, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी ने उसमें अपना मुख्य आचार्य बनाया। ये बार बार मैं फेसबुक के ऊपर भी डालता रहता हूँ। देश और दुनिया के हजारों करोड़ लोग उसमें जुड़े हैं। कुछ लोग घिनौनी राजनीति करके, कुछ लोगों के बहकावे में आकर रविदास पीठ को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उसमें अपने नाम का इस्तेमाल करके रविदास पीठ को बदनाम कर रहे हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये मामला भी अब संज्ञान में आ रहा है और डीएम और एसएसपी को पत्र भी लिखा गया इस दौरान? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये डीएम को पत्र भी लिख दिया है और मामले की जांच कराने की भी इस दौरान मांग की गई है। सुरेश राठौर
पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि विश्व महापीठ पर आरोप लगाए गए हैं और राजनीतिक साजिश के भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अखाड़े को राजनीति का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर जिले के कई थाना और कोतवाली क्षेत्र में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद हरिद्वार पुलिस ने इस दिशा में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। एसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस की ये मुहिम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सके। काफ़ी सघन चेकिंग की जा रही है, तो अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ड्रंकन कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं, उनके काफ़ी मात्रा में वाहन भी सीज किए गए हैं। और इसी के साथ साथ होटल ढाबों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग होटल ढाबों में अवैध तरीके से शराब पिलाने का कार्य करते हैं, उनको भी सचेत किया जाता है कि वो ये सब ना करें। द्वितीय केदार श्री मध्यमेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। 250 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के बाद भगवान मध्यमेश्वर जी की उत्सव डोली देव निशानों के साथ प्रथम पड़ाव गोंडार के लिए प्रस्थान हुई है। इस साल 18,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने द्वितीय केदार मध्यमेश्वर जी के दर्शन किए हैं। वहीं अब श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भगवान मध्यमेश्वर जी की शीतकालीन पूजाएं शुरू हो जाएंगी। पीपलकोटी क्षेत्र के दुरुस्त यून गांव के शिव स्वरूप सोमेश्वर देवता की देवरा यात्रा ज्योतिर्मठ क्षेत्र में इन दिनों अपनी ध्यानियों की कुशल क्षेम पूछने के लिए भ्रमण पर हैं। सोमेश्वर देवता की यह देवरा यात्रा 25 साल बाद आयोजित की जा रही है, जो कि जोशीमठ के सुनील पुनागे डांडो गांव में दर्शन देते हुए अर्घ पूजा ग्रहण कर रविग्राम अपनी ध्यानियों के घर पहुंचेगी। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, 25 साल बाद ये यात्रा शुरू की गई है, किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है, क्या इसका महत्व है? जी देखिए, ये जो है पीपलकोटी क्षेत्र दसोली प्रखंड का है और यहाँ के जो इष्ट देव माने जाते हैं सोमेश्वर महादेव, और लगभग 25 वर्षों के बाद वो जो है अब बाहर आए हैं देवरा यात्रा के लिए। और ये अपने क्षेत्र में जितने भी इस गांव की बेटियां होंगी उस गांव में जो है भ्रमण करेंगे और उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद उनको आशीष देंगे। और साथ ही ये जो बद्री केदार सहित जो अन्य धाम है और अन्य केदार है और अन्य जो आस्था के केंद्र है वहाँ के दर्शन भी करेंगे। साथ ही और दोपहर में जब एक विशेष प्रकार का अर्घ दिया जाता है, भाता कहते हैं उससे, तो उसको भी वो जगह जगह जहाँ जहाँ पे इस गांव की बेटियां रहती हैं वहाँ पे जो है वो प्रसाद लेकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और आजकल ज्योतिर्मठ क्षेत्र में जो है ये सोमेश्वर देवता भ्रमण पे है, जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में जो है उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। जी, तो ऐसे में क्या माने, किस तरह का उत्साह भी है, लोग कितने टाइम से इनका इंतजार भी कर रहे थे, किस तरह की यात्रा निकले? जी देखिए, 25 सालों के बाद जो है किसी क्षेत्र का आराध्य देव जब अपने भ्रमण यात्रा पे आते हैं, बाहर आते हैं अपने मंदिर से, तो लाजमी है कि उत्साह का माहौल बनेगा ही। और वो भी तब जब किसी गांव की बेटी जो है उसको पहाड़ों में
कहा जाता है। तो दूसरे गांव में जब शादी ब्याह दी जाती है तो उसका भी एक अलग सा एक उत्सुकता का माहौल होता है कि अपने जैसे जिस प्रकार वो अपने परिजनों के लिए आतुर होती है, उसी प्रकार जो है अपने इष्ट देव, अपने देवी देवताओं के लिए भी वो आतुर होती है। तो इस तरह से जिस भी गांव में ये देवी देवता देव डोली जाती है सोमेश्वर महादेव की, तो अगर उस गांव में उस इस क्षेत्र की बेटी अगर वहां पे रहती है तो एक अलग सा माहौल होता है। पूरे 1.5 दिन का उत्सव जो है उस गांव में मनाया जाता है और दोपहर के भोज के बाद जो है 1.5 दिन के प्रवास के बाद देवता जो है दूसरे गांव में दूसरी गाड़ी के लिए जाता है। तो इस तरह से एक धार्मिक माहौल जो है बना रहता है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अल्मोड़ा समेत अन्य जिलों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे क्वारब के पास लगातार बंद हो रहा है। लगभग 1.5 महीने से हाईवे बंद होने से वहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क मार्ग पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी हुई है। अब इसी समस्या के समाधान को लेकर अल्मोड़ा में नगर निगम सभागार में सर्वदलीय संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विधायक मनोज तिवारी समेत कई संगठन के लोग भी मौजूद रहे। बैठक में लोगों ने कहा है कि मार्ग बाधित होने की वजह से महंगाई बढ़ गई है और व्यापार भी चरमरा गया है। रोड बंद करके जो थोड़ा बहुत टूरिस्ट शहर में आएगा वो भी जिला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। जो टूरिस्ट का समय है रात को शहर पर आने का, जब मिड नाइट होगी तभी टूरिस्ट रुकेगा। अब 8 बजे अगर हम रोड बंद कर देंगे, वो कैची जाम में फंसता है, अदर जाम में फंसता है, उसका 8 बजे बाद वो आता नहीं है, वो रानीखेत या अन्य शहरों को डाइवर्ट हो जाता है मुक्तेश्वर को। तो हमारा अल्मोड़ा कारोबार तो पर्यटन बिल्कुल चौपट हो गया है, जिससे पर्यटन कारोबारियों को तनख्वाह निकालने में और आपके ये तनख्वाह निकालने में किस्त देने में बड़ी दिक्कत है। दूसरा, शादी बारात को सीजन है, बारातें आ रही, वे बारात जाएंगी भी आएंगी भी, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो अल्मोड़ा शहर में बारात करना चाहते हैं वो हल्द्वानी का प्लान कर रहे हैं। अल्मोड़ा का बैंक्वेट हॉल कारोबार भी ठंडा हो गया है बिल्कुल। क्वारब का क्षेत्र जो है वो बहुत ही खराब हालत में है, बहुत ही दुर्दशा उस सड़क की हो चुकी है और बार बार मलबा आ रहा है और उसको हटाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन मलबा इतना आ जा रहा है कि वो काम दिखाई भी नहीं दे रहा है और काम जो हो भी रहा है मुझे लगता है बहुत ढिलाई से भी चल रहा है। उस पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और कुछ वैकल्पिक मार्ग बनाने की सख्त आवश्यकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।